कहानी की शुरुआत में हमें सासा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड टॉमी के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए आई हुई थी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ज्यादातर यही सब करते हैं, इनके पास और कोई काम धंधा नहीं है। इनके हिसाब से ये काम भी काफी अच्छा है क्योंकि ये लोग इस चीज से काफी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। फिलहाल ये दोनों साथ में मिल करके एक पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं। सासा को हर हाल में इस पहाड़ के शिखर तक पहुंचना था, लेकिन जैसे वो ऊपर पहुंचने वाली होती थी तो उसी जगह से वो बार बार नीचे गिर रही होती है, जिस पर उसका पति उससे कहता है कि तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो, थोड़ा आराम कर लो, पहाड़ कहीं भागा नहीं जा रहा है, ये यहीं पर रहेगा। लेकिन सासा जिद कर रही थी कि आज वो हर हाल में शिखर तक पहुंचना चाहती थी। हालांकि टॉमी जैसे तैसे करके उसे मनाता है, जिसके बाद ये दोनों साथ में नीचे उतरने लगते हैं। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब मौसम खराब हो जाता है। अचानक से पहाड़ के ऊपर से ढेर सारे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं और तभी एक भारी बर्फ का टुकड़ा आकर के टॉमी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से टॉमी नीचे खाई में गिरने लगता है। लेकिन उसकी रस्सी को सासा ने पकड़ रखा था। टॉमी काफी ज्यादा भारी था, इसलिए सासा उसे ज्यादा समय तक थाम नहीं पाती। उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और टॉमी की बॉडी नीचे गिर पड़ती है। वैसे जब बर्फ का टुकड़ा टॉमी से टकराया तभी उसकी मौत हो गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जब सासा ने रस्सी छोड़ा तब वो मरा, वो पहले ही मर चुका था। लेकिन फिर भी सासा को बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से टॉमी मारा गया। इस हादसे को हुए लगभग 5 महीने बीत चुके थे। सासा के साथ में टॉमी तो नहीं था, लेकिन उसकी यादें थी और उन्हीं यादों को अपने साथ में समेट करके वो अलग अलग जगहों पर कैंपिंग करती है। सासा एक नई जगह को एक्सप्लोर करने वाली थी, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन के अंदर जा करके वहाँ का मैप लेती है। लेकिन तभी वो वहाँ के बोर्ड पर ढेर सारे लोगों के फोटोज को देखती है जो मिसिंग हो गए थे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सभी लोग उसी जगह से मिसिंग हुए थे जहाँ पर सासा कैंपिंग करने के लिए जा रही होती है। हालांकि एक पुलिस वाला उससे कहता भी है कि वो जगह सुरक्षित नहीं है, आज तक जो भी वहाँ पर गया वो वापस लौट करके नहीं आया। यही बोल करके वो सासा से एक फॉर्म फिल करवाता है ताकि बाय चांस अगर उसके साथ में कुछ हो जाए तो उसे ढूंढने में आसानी हो। इसके बाद जब वो ग्रोसरी स्टोर पर कुछ सामान लेने के लिए जाती है तब वहाँ पर कुछ हंटर लोग थे जो उसे परेशान करने लगते हैं। ये लोग सासा को अजीब तरीके से टच भी कर रहे होते हैं। वो तो शुक्र था कि यहाँ पर बेन नाम का एक लड़का था जो इन लड़कों को समझाता है। एक प्रकार से वो सासा को इन लड़कों से बचा लेता है। ये लड़के वापस से सासा को परेशान नहीं करते हैं बल्कि वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बेन खुद सामने से उन लड़कों की तरफ से सासा से माफी मांगता है। सासा ने अपनी लोकेशन पर जाने के लिए मैप तो ले लिया था, लेकिन उसे मैप को देखना नहीं आ रहा था। उसी समय वो बेन को देखती है और फिर वो उस लोकेशन के बारे में उससे पूछने लगती है। सासा को जिस लोकेशन पर जाना था वहाँ पर जाने के लिए बेन उसे 2 रास्ते बताता है। पहला रास्ता आसान था और दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन था। सासा ने कठिन वाले रास्ते को चुना क्योंकि उसे मुसीबतें पसंद थी, जिस पर बेन कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सासा उस लोकेशन पर पहुंच चुकी है जहां पर उसे जाना था। वो इसी जगह पर कैंपिंग कर रही होती है। रात के समय में अचानक से कुछ हंटर लोग हिरन का शिकार करके यहाँ पर आते हैं। इन हंटरों में वो लड़के भी थे जो ग्रोसरी स्टोर पर सासा को परेशान कर रहे होते हैं। इन्हें देख करके सासा खुद को कार के अंदर लॉक कर लेती है। हालांकि एक लड़का आकर के सासा से गेट खोलने के लिए बोलता है, लेकिन वो गेट नहीं खोलती है। वो रात भर पेपर स्प्रे ले करके अपने कार में बैठे रहती है। जब उन हंटर लोगों का काम खत्म हो जाता है तब वो अपनी कार लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह में सासा अपनी छोटी सी बोट ले करके तालाब में एंजॉय करने के लिए चली जाती है। इसी जगह पर रुक करके वो सारा दिन एंजॉय करती है और रात होने से पहले वो वापस आकर के कैंप लगाती है। कैंप में सोने जाने से पहले वो अपने बैग को ले जा करके एक पेड़ पर टांग देती है। ये चीज ध्यान देना कि इसी बैग के अंदर उसका सारा सामान पड़ा हुआ है। इसके बाद वो आराम से जा करके अपने कैंप में सो जाती है। अगले दिन सुबह में जब वो उठ करके बाहर आती है तब उसे मालूम चलता है कि उसका बैग गायब है। उससे बहुत दुख होता है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसी बैग में उसका सारा सामान था। उसका मूड अपसेट था, इसलिए वो अपनी बोट ले करके तालाब में सैर करने के लिए चली जाती है। इसी बीच वो एक छोटी सी झोपड़ी को देखती है। उसे लगा कि वहाँ पर कोई रह रहा होगा, इसलिए वो बस चेक करने के लिए जाती है। जब वो झोपड़ी के पास जाकर के चेक करती है तब उसे तालाब के किनारे बेन दिखाई देता है। दरअसल वो भी यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए ही आया हुआ था। सासा उसे बताती है कि उसका बैग खो गया है। उसी बैग में उसका सारा सामान पड़ा हुआ था, जिस पर बेन कहता है कि अब तुम्हें उस बैग के सिर्फ टुकड़े मिलेंगे क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े बंदर सामान को लेकर के उसके साथ खेलते हैं। हालांकि बेन उससे ये भी कहता है कि चलो कोई बात
बात नहीं, तुम्हें जो सामान चाहिए मैं तुम्हें वो दे दूंगा। यह सुन करके सासा खुश हो जाती है क्योंकि उसे सिर्फ सामान ही चाहिए था। तभी बेन कहता है कि बैठो बैठो, मैंने मच्छी पकड़ा है, तुम्हें मैं वो खिला देता हूँ, फिर सामान लेकर के चले जाना। वैसे तो सासा अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन बेन जिद करने लगता है, इसलिए वो चुपचाप शांत मार करके बैठ जाती है। उसी समय यहाँ पर सासा को एक छोटे से थैले के अंदर सूखे हुए मीट दिखाई देते हैं। बेन इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि वो खुद सूखे हुए मीट बनाता है। यहाँ पर सासा उसे बताती है कि वो ग्रोसरी स्टोर वाले हंटर वापस से जंगल में आए थे। उन्होंने कई सारे हिरन का शिकार किया था और उसके मांस को जंगल में निकाल रहे थे। उसी समय बेन कहता है कि हाँ, मुझे पता है, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, तुमने उनसे लड़ा नहीं, उनसे कोई बहस नहीं किया, तुम बिल्कुल एकदम शांत थी। हालांकि ये सब सुन करके सासा उससे पूछती भी है कि आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता, जिस पर बेन उससे कहता है कि मैं पूरी रात तुम्हारे कैंप के पास ही था, तुम जंगल में अकेली थी और मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं बस तुम्हारी देखरेख कर रहा था। यह सब सुन करके सासा डर जाती है और वो उठ करके यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बेन उसके सामने आ जाता है और तभी वो उसके हाथों में एक रबर बैंड को देखती है जो कि उसके पति ने उसे गिफ्ट किया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये चीज उसके पास कैसे आई। तभी बेन झोपड़ी के अंदर जाता है और वो सासा का बैग बाहर फेंकता है। वो अपने हाथों में एक छोटा सा हथियार और साउंड ले करके बाहर आता है। म्यूजिक प्ले करने के बाद वो सासा से कहता है कि मैंने तुम्हारे बैग में जरूरत का सामान भर दिया है, मुकाबला बराबर का होना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कमजोर पड़ो। जब तक म्यूजिक प्ले हो रहा है तब तक तुम यहाँ से भाग सकती हो, जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ। म्यूजिक बंद होते ही मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और अगर तुम मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। यह सब सुन करके सासा बहुत डर जाती है, उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर बेन को हो क्या गया। खैर जो भी हो, वो फौरन अपना बैग ले करके यहाँ से भागने लगती है। वो जल्दी से अपनी बोट को तालाब में उतारती है और उसी से यहाँ से भागने लगती है। इधर बेन म्यूजिक प्ले करने के बाद पागलों की तरह उस पर डांस कर रहा होता है। कुछ समय के बाद जैसे ही म्यूजिक प्ले होता है तो वो अपने हाथों में हथियार ले करके तेजी से सासा का पीछा करने लगता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि तब तक सासा काफी दूर निकल चुकी होती है। वो जल्दी से भाग करके किनारे पर जाती है और अपने भीगे हुए कपड़ों को उतार देती है। इससे उसे भागने में और आसानी होती है। उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उन आवाज का पीछा करते हुए ऊपर जाती है, जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि वो आवाज एक वीडियो में से आ रही होती है। बेन ने उसे चकमा देने के लिए एक फैमिली का वीडियो फोन में प्ले कर रखा था। तभी बेन उस पर हमला भी करता है, लेकिन सासा खुद को बचा लेती है। वो ठीक सासा के ऊपर ही था। सासा को जैसे मौका मिलता है तो वो यहाँ से भागती तो है, लेकिन बेन उसे देख लेता है। इसके बाद बेन उसका पीछा करता है और अपने क्रॉसबो से कई बार उस पर हमला भी करता है। इस दौरान एक तीर जा करके सासा के पैरों में लग जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से खाई में गिरने लगती है। खाई के जरिए वो जा करके तालाब में गिर पड़ती है। तालाब में गिरने की वजह से ही उसे ज्यादा चोट नहीं आती है, लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि वो पहाड़ से नीचे आ चुकी थी, मतलब कि अब उसे वापस से पहाड़ चढ़ करके ऊपर जाना होगा और वैसे भी नीचे का रास्ता बंद हो रखा था, वो आगे नहीं जा सकती थी। इसलिए वो सीधा पहाड़ चढ़ करके ऊपर जाने का फैसला करती है। ये थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन इस चीज का उसके पास काफी एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो बड़े ही आराम से इतने बड़े पहाड़ को पार करके ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर जाने के बाद वो दूरबीन से अपनी बोट को देखती है। अगर वो किसी भी तरह बोट तक पहुंच जाती है तो उसे यहाँ से भागने में आसानी होगा, लेकिन जिस चीज से उसे भागना था एक बार वो उसे भी देखती है, जो कि ठीक उसके सामने ही था और शायद उसने सासा को देख भी लिया था। इसलिए सासा बहुत डर जाती है और वो वापस से भाग करके पहाड़ी के नीचे चली जाती है। पहाड़ी के नीचे जा करके वो एक जगह पर छुप जाती है। इस समय बेन ठीक उसके ऊपर ही था, लेकिन सासा पहाड़ी के नीचे छुपी हुई थी, इसलिए बेन उसे देख नहीं पाता। उसके चले जाने के बाद सासा वापस से पहाड़ी के ऊपर आती है। वो जल्दी से भाग करके तालाब के किनारे जाने लगती है। वो देखती है कि बोट खाली था और बेन तालाब में नहाने में व्यस्त था। इसी चीज का फायदा उठा करके सासा अपने बोट के करीब जाने लगती है। वो धीरे से बोट के करीब जाती है और रस्सी को खोलने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि बेन ने उसके लिए पहले से ही ट्रैप बिछा कर रखा है। उसी ट्रैप में सासा का पैर बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है, वो भाग नहीं पाती। जैसे ही इस बारे में बेन को पता चलता है तो वो जल्दी से आकर के सासा को पकड़ लेता है, लेकिन सासा भी कम होशियार नहीं थी। उसने अपने हाथों में पेपर स्प्रे ले रखा था, जिसे वो बेन की आंखों पर मार देती है। उसे लगा कि ऐसा वो करके यहाँ से भाग पाएगी, लेकिन वो भाग नहीं पाती है। बेन उसे पकड़ लेता है। अब जैसे कि सासा बुरी तरीके से फंस चुकी थी,
इसलिए वो शांत हो जाती है। बेन उसके पैरों को ट्रैप से आजाद करता है। उसी समय सासा उससे कहती भी है कि आखिर तुम मेरे साथ ये गेम क्यों खेल रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिस पर बेन उससे कहता है कि ये कोई गेम नहीं है बल्कि ये एक रस्म है। इसके बाद वो सासा को ले जा करके एक पेड़ से बांध देता है। इसके बाद वो सासा से कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह ही मेरी माँ भी थी, वो भी तुम्हारी तरह बहुत बहादुर थी, इसलिए मैंने तुम्हें एक मौका दिया। मुझे पता है कि तुम मेरी माँ की जगह ले सकती हो। इसके बाद वो सासा को रात भर पेड़ से बांध करके पानी में भीगने के लिए छोड़ देता है। रात भर बारिश होती है और वो रात भर बारिश में भीगती रहती है। अगले दिन सुबह में वो सासा को बोट में बैठाता है और न जाने कहां पर लेकर के जाने लगता है। हालांकि सासा उससे पूछती भी है कि आखिर तुम मुझे कहां पर लेके जा रहे हो, जिस पर बेन उससे कहता है कि चलो तुम खुद देख लेना। आधे रास्ते जाने के बाद अचानक से बेन उसे पानी में धक्का देकर के गिरा देता है। सासा को लगा कि वो यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन उसकी रस्सी बेन से बनी हुई थी, इसी वजह से वो यहाँ से ज्यादा दूर भाग नहीं पाती है। बेन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद बेन उसे रस्सियों की मदद से पहाड़ के नीचे उतार करके लेके आता है। दरअसल वो सासा को लेकर के अपने अड्डे पर आता है। इसी जगह पर बेन ने न जाने कितनों को मारा था। सासा ने जिस फैमिली की वीडियो फोन में देखा था ना, वो फैमिली भी यहीं पर थी। अब जाकर के सासा को इस बात का एहसास होता है कि जो सूखा मीट बेन बना रहा था वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का था। सासा बहुत घबरा जाती है, बहुत डर जाती है। वो बेन से कहती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी बेन अचानक से उसके सामने अपने दांतों को निकाल देता है। वो सासा को अपने असली दांत दिखाता है जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था, यहाँ तक कि वो सासा के उंगलियों को काटने वाला था। लेकिन अचानक से बेन को पता नहीं क्या हो जाता है, वो बीच में ही रुक जाता है। इसके बाद वो सासा को ले जा करके चैन से बांध करके ऊपर लटका देता है, जिस तरह से उसने बाकियों की लाश को लटका रखा था। यहाँ पर बेन इस चीज को कबूल करता है कि यहाँ पर आई हुई हर एक फैमिली का वो शिकार करता है। पहले तो वो उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता है, जिस तरह से उसने सासा को फंसाया, और फिर उनका शिकार करता है। उनको मारने के बाद उनकी बॉडी को यहाँ पर ला करके उनकी बॉडी से सूखा मीट बनाता है। बेन कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो। इतना कहने के बाद वो सासा को गले लगा लेता है। इस दौरान सासा को जैसे मौका मिलता है तो वो उसके कान पर काट लेती है, उसका कान अपने दांतों से काट करके नोच लेती है। इस दौरान ऊपर से रस्सी छूट जाती है और सासा नीचे गिर पड़ती है। सासा को जैसे ही मौका मिलता है तो वो भाग करके झरने में छलांग लगा देती है और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। हालांकि बेन उसका काफी समय तक पीछा भी करता है, लेकिन झरने से नीचे गिरने के बाद उसके सर में चोट आ जाती है और वो मौके पर ही बेहोश हो जाता है। इसी वजह से सासा को भागने का मौका मिलता है, लेकिन उसके हाथ की रस्सी अभी भी बेन से बंधी हुई थी। हालांकि वो उसे तोड़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो टूटती नहीं है। इतने में पानी के अंदर बेन को भी होश आ जाता है। वो सासा के साथ में कुछ करता उससे पहले ही सासा उस पर हमला कर देती है। वो बेन के गले को दबा करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे तैसे करके बेन उससे खुद को छुड़ा लेता है। इसके बाद उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो सासा पर हमला कर देता है और अपने दोनों हाथों से उसके गले को दबाने लगता है। सासा को वो जान से मारने वाला था, लेकिन तभी अचानक से वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है, इसीलिए वो अचानक से सासा को छोड़ देता है। इस दौरान सासा को फिर से मौका मिल जाता है, वो बेन पर हमला कर देती है। इसके बाद वो एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और बेन के पैरों पर 2 बार वार करती है, जिसकी वजह से बेन का पैर जख्मी हो जाता है। तभी बेन उसे जोरदार थप्पड़ मार करके खुद को जैसे तैसे करके छुड़ा लेता है, लेकिन उसका पैर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होने की वजह से वो अब चल नहीं सकता था। दोनों दो तरफ गिरे हुए थे और दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हालत में थे। काफी समय तक दोनों इसी हाल में ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। दोनों के पास मौका तो था एक दूसरे पर हमला करने के लिए, लेकिन दोनों के पास उतनी ताकत नहीं बची थी। रात भर दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे ही पड़े रहते हैं। इस दौरान सासा को मौका मिलता है तो वो अपने पति के बारे में बेन को कुछ बताती है। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद सासा पहाड़ों को देखती है। इसके बाद वो बेन से पूछती है कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो कितने दिन लग सकते हैं, जिस पर बेन उसे बताता है कि अगर हम नीचे से बाहर निकलेंगे तो लगभग 10 से 12 दिन लग जाएंगे, लेकिन अगर हम पहाड़ के ऊपर चढ़ सके तो यहाँ से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। हालांकि सासा उससे कहती भी है कि हमें उस पहाड़ को पार करके ऊपर जाना होगा। तुम्हारा पैर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है, इन्फेक्शन फैल सकता है। इन्फेक्शन फैलने से पहले हमें यहाँ से बाहर निकल करके तुम्हारा इलाज करवाना होगा, तभी तुम बच पाओगे, वरना तुम्हारी मौत हो सकती है। जिस पर बेन उससे कहता है कि मैं जख्मी हूँ और
और मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ। तभी सासा उससे कहती है कि मैं तुम्हें ऊपर ले जा सकती हूँ, तुम्हें चढ़ने की जरूरत नहीं है, रस्सियों की मदद से मैं तुम्हें ऊपर खींच सकती हूँ। ये काफी आसान है, मैंने पहले भी ये किया है, मैं ये कर सकती हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा क्योंकि मैं ही सिर्फ तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। बेन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। वो सासा की बात मान करके उसके हाथों की रस्सी को खोल देता है। इसके बाद सासा अपने कमर के पास एक रस्सी बांधती है। एक प्रकार से ये एक बेल्ट के जैसा था और इसकी रस्सी को बेन के बॉडी से बांधा गया था। पहाड़ पर चढ़ने से पहले वो सासा से कहता भी है कि रस्सी को खोलना मत। इसके बाद सासा पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करती है। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद सासा रस्सी को किसी चीज से फंसा देती थी। इसके बाद बेन उसी रस्सी को खींच करके ऊपर आ जाता था। इस तरह से ये दोनों आराम से ऊपर जाने वाले थे, लेकिन बेन ने सासा के साथ जो कुछ भी किया था उस चीज के लिए सासा उसे माफ नहीं करने वाली थी। ऊपर जाने के बाद वो बेन को धोखा देने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बारे में बेन को पता चल जाता है। वो सासा को नीचे खींच लेता है। तभी सासा झूठ बोलते हुए कहती है कि वो बस रस्सी को ठीक कर रही होती है। इतना कहने के बाद वो फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। इस बार जब वो थोड़ा सा ऊपर जाती है तब उसे कवर मिल जाता है। पहाड़ की वजह से इस बार बेन उसे देख नहीं पा रहा होता है। इसी चीज का फायदा उठा करके सासा अपने बेल्ट से रस्सी को खोलती है और उसे छोटे से पेड़ से बांध देती है। इसके बाद बेन जैसे ही रस्सी को खींच करके ऊपर आने की कोशिश करता है तो तभी लकड़ी टूट जाती है और रस्सी छूट जाती है। बेन बहुत ही बुरी तरीके से नीचे जा करके गिरता है और एक पत्थर से टकराने के बाद मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इस तरीके से बेन को जान से खत्म करने के बाद सासा उससे अपना पीछा छुड़ा लेती है। सासा ने पहले भी पहाड़ों पर चढ़ाई किया था, इसलिए वो बड़े ही आसानी से इन पहाड़ों को पार करके वो ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद वो चैन की सांस लेती है और अब वो खुद को आजाद महसूस कर रही होती है। जब वो जंगलों से होकर के गुजर रही होती है तब एक कार उसके सामने आकर के रुकती है। कार में दो लड़कियां थी जो सासा की हेल्प करती हैं। वो सासा को पुलिस स्टेशन के पास ला करके छोड़ देती हैं, जहाँ पर वो मिसिंग बोर्ड पर उन्हीं फैमिली की फोटोज को देखती है जिनको बेन ने मार दिया था। उसी समय यहाँ पर वो पुलिस वाला सासा के सामने आता है। तब सासा उसे बताती है कि मुझे पता है कि इन लोगों की बॉडी कहाँ पर है। इसके बाद हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू टीम उस गुफा में जाती है जहाँ पर बेन ने सभी के बॉडी को रखा था। फाइनली सासा की वजह से ये केस सोल्व हो पाता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।